न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद और हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी राजस्थान टीजीटी पीजीटी राजस्थान जूनियर एनवीएस केवीएस नेट 11 इत्यादि भर्तियों के संबंध में प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं, जिसमें 125 क्वेश्चन होते हैं। इसका कम समय में हम विश्लेषण करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, न कोई छोटा न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। यह पंक्ति किसकी है? तो यह बता दें, मोचीराम नामक कविता से लिया गया है। मोचीराम नामक कविता से लिया गया है और इसके रचयिता धूमिल जी हैं। विकल्प ए सही है। प्रियंबद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? तो हम बता दें, प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। मुद्रा राक्षस मुक्तिबोध द्वारा। असाध्य वीणा अज्ञेय द्वारा रचित है और यह प्रियंबद पात्र असाध्य वीणा से ही है। बता दें, कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। उस जनपद का कवि काव्य रचना किस कवि की है? उस जनपद का कवि हूँ, यह रचना त्रिलोचन शास्त्री का है। विकल्प सी सही है। अगर इनकी और रचनाओं की बात करें तो उस जनपद का कवि हूँ, ये तो है, यह है धरती, गुलाब और बुलबुल, जीने की कला। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक का नाम बताना है। तो मुकुटधर पांडे जी हैं। विकल्प बी सही है। हिंदी में छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे जी ने ही किया था और 1920 में हिंदी में छायावाद ये श्री शारदा में प्रकाशित हुआ था। हिंदी में छायावाद श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य विकास में योगदान दिया था? तो कविवचन सुधा था। इसका प्रकाशन 1868 में किया गया। विकल्प ए सही है। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? तो यह सेनापति के लिए है। अगर इनकी रचनाओं की बात करें, बता दें कि इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं और ये मुख्यतः श्लेष अलंकार इनका प्रिय अलंकार रहा है और यह राम भक्ति शाखा के कवि हैं और रीतकाल में आते हैं ये। कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर नहीं रचा गया, क्योंकि क्या कारण थे उसके? जयशंकर प्रसाद नहीं चाहते थे, गलत है। उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। विकल्प बी सही है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदयों के मधुर मिलन, क्रंदन करते बन बिरह कोक, ये बताना है किसकी पंक्ति है? तो ये प्रसाद जी की पंक्ति है। कामायनी से लिया गया है। कामायनी, ईड़ा सर्ग से कामायनी में। और यहाँ पर मिलान करना है कि कौन रचना कब प्रकाशित हुआ। प्रेम माधुरी है, 1875 में प्रकाशन हुआ प्रेम माधुरी का और इसके रचनाकार भारतेंदु जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम माधुरी 1875 यानी कि तीसरे के साथ। पहला तीसरे के साथ कहाँ है? सी वाले में है। सी वाला सही हो जाएगा। और बता दें, ये एकांतवासी योगी, यह श्रीधर पाठक की रचना है, एकांतवासी योगी, और इसका प्रकाशन 1886 में हुआ था, 1886 में। और हेम तरंगड़ी जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। इसका प्रकाशन 1948 में हुआ था। और निहार का प्रकाशन 1930 में महादेवी वर्मा जी के द्वारा किया गया। आंसू 1925 में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचा गया था। 25 इसलिए क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। तो विकल्प कौन सा सही है यहाँ पे? सी वाला। यहाँ पे खाली स्थान दिया है। ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया, कि कौन सा किया था? तो अस्तित्ववाद किया था। प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित। बता दें, प्रयोगवाद में कई चीज़ों को महत्व दिया जाता है, जैसे निजता को दिया जाता है, निजी व्यक्तित्व को दिया जाता है, व्यक्तित्व अस्मिता को दिया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा है? अस्तित्ववाद। धूरियाँ उस चंदन के वन की, यह रचना किसकी है? तो विष्णुकांत शास्त्री जी की रचना है। विकल्प सी सही है, विष्णुकांत शास्त्री। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? बताना है। तो ये रामविलास शर्मा जी का है। विकल्प डी सही है। वारेन हेस्टिन का सांड शीर्षक कहानी के लेखक कौन रहे? तो उदय प्रकाश जी हैं। विकल्प सी सही है। इनकी और रचनाओं की बात करें तो दरियाई घोड़ा और दत्तात्रेय, पालगोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की,
ये सब हैं, तो विकल्प सी सही है यहाँ पे। निम्नलिखित उपन्यास में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? एक चिथड़ा सुख जो है ये निर्मल वर्मा की रचना है। तीसरा आदमी कमलेश्वर की रचना है। उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का। और सीमाएं टूटती हैं ये श्रीलाल शुक्ल की रचना है, यानी कि विकल्प डी सही है, सीमाएं टूटती हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा द्वारा रचित है? तो कई बार आ चुका है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। आधा गांव राही मासूम रजा द्वारा, यही सही है। और काला जल जो है गुलशेर खासानी का है और पुनर्वा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो विकल्प भी सही है, आधा गांव राही मासूम रजा की रचना है। रूपा जीवा उपन्यास है, मतलब किसका उपन्यास है रूपा जीवा? तो लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है, विकल्प ए सही है। इनकी और रचनाओं की बात करें तो मन वृंदावन, धरती की आंखें, काले फूल का पौधा, ये सब इनकी रचना है। भाव निबंध के लेखक, अगर शरीर में किसी अंग की बात करें ना कि इसके लेखक कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र को टिक करिएगा। तो भाव किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। ऐसे ही अगर दांत भी इनका है, भाव हो गया, दांत हो गया, बात हो गया, धोखा, आप, नारी, मुच्छ, परीक्षा, मनोयोग, ये सभी इनकी रचनाएं हैं प्रताप नारायण मिश्र की। और आगे चलते हैं। निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह कौन सा नहीं है, बताना है। तो कला का जोखिम निर्मल वर्मा का है। शब्द और स्मृति भी निर्मल वर्मा का है। चिंतन मुद्रा विष्णुकांत शास्त्री का है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। चिंतन मुद्रा विष्णुकांत शास्त्री की रचना है, निर्मल वर्मा की नहीं है। ढलान से उतरते हुए निर्मल वर्मा का है। साहित्य की किस विधा में रंग निर्देश होता है? रंग निर्देश किस में होता है? नाटक में होता है रंग निर्देश। नाटक अभिनय कृति है जो संवाद रूप में लिपिबद्ध होती है, ठीक है, विकल्प सी सही है। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? कबूतर खाना तो जगदीश चंद्र माथुर की है, विकल्प डी सही है। भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी इनकी रचनाएं हैं। भोर का तारा एक, रीढ़ की हड्डी एक, दो रचनाएं अलग अलग हैं। यदि मैं कामायनी लिखता, इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? यदि मैं कामायनी लिखता, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, विकल्प बी सही है। इनकी रचनाओं की बात करें तो दो तीन याद कर रख लो। ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, तीन रचनाएं आसानी से याद कर लो। निम्न में से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? शिशु संवेदना की कहानी कौन नहीं है? तो ये बता दें कि नादान दोस्त मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। चोरी भी मुंशी प्रेमचंद की। और कजाकी मुंशी प्रेमचंद की। दो सखियाँ शिशु वेदना पर रहेगा तो दो सखियों की बात थोड़ी रहेगी, सखी बड़ी होती है मान लो, तो दो सखियाँ क्या है? शिशु वेदना पर नहीं है। बाकी ये तीनों हैं मुंशी प्रेमचंद की सभी कहानियाँ हैं ये। नादान दोस्त, चोरी, कजाकी, दो सखियाँ। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? सुचरिता बाणभट्ट की आत्मकथा से है। महामाया भी है, तुवर मिलिंद भी हैं बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र। बाकी शेखर एक जीवनी अज्ञेय जी की रचना है, शेखर एक जीवनी। और पहला गिरमिटिया जो है गिरिराज किशोर का है। और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है। तो सुचरिता, महामाया, तुवर मिलिंद ये सब बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। परिंदे किसका प्रथम कहानी संग्रह है? तो निर्मल वर्मा का है, विकल्प बी सही है। इनकी और रचनाओं की बात करें तो जलती गाड़ी, पिछली गर्मियों में, वीर बहस, ये सब कविता संग्रह है इनका, कहानी संग्रह। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में गणपति चंद्रगुप्त द्वारा लिखा गया, विकल्प बी सही है। यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? तो ये बौद्ध सिद्ध की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। अगर जिन्होंने नाम दिया उनकी बात करें तो मुनिदत्त और अद्वैय वज्र हैं। मुल्ला दाऊद की भाषा क्या है? मुल्ला दाऊद की रचना की बात करें तो चंदायन इनकी प्रसिद्ध रचना है। चंदायन जो प्रथम सूफी काव्य है और उनकी भाषा ठेठ अवधी है, विकल्प डी सही है। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी? यह कबीर जी की पंक्तियां हैं, विकल्प सी सही है, ठीक है। यह निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं ज्ञानाश्रय।
सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहे थे जीवनोत्सव का कवि। और बता दें इन्होंने त्रिवेणी, भक्ति काल में त्रिवेणी मतलब 3 कवियों के बारे में बताया था। सूरदास थे, जायसी थे और तुलसीदास थे। तुलसीदास को जातीय कवि कहा जाता है और ये जो थे इनको तो बता दिए जीवनोत्सव का कवि, और जायसी को प्रेम का पीर कहा जाता है और तुलसीदास को लोकमंगल का कवि कहा जाता है। ठीक है ना, तो विकल्प ए सही है यहाँ पे। मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की है? तो गोकुल के गांव, विकल्प ए सही है। सूर समाना चंद में दहु, किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पूर्वीला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है बताना है, तो कबीरदास जी हैं, विकल्प डी सही है। फारसी का यह कथन किसने कहा था? तुर्क ए हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब। तो ये अमीर खुसरो जी ने कहा था अर्थात मैं हिंद की तूती हूँ, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदवी में पूछो, मैं सबसे बेहतर जवाब दूंगा। तो विकल्प ए सही यहाँ पे। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो उन्होंने महाभाष्य की रचना की है और वो हैं पतंजलि, विकल्प सी सही है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता कौन सी नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है स्वच्छंदतावाद की? तो प्रकृति पर्यवेक्षण है, ठीक, प्रकृति पर्यवेक्षण है, रहस्यात्मकता है, कथा गीत का प्रयोग है, नारी भावना है, प्रेम चित्रण है, ब्रज भाषा में रचना नहीं है, विकल्प डी सही है। परिमल किस कवि की रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है परिमल। इनकी और रचनाओं की बात करें तो याद कर लो 2-3, तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा प्रमुख है। सुमित्रानंदन पंथ की प्रथम रचना कौन सी है? तो बीड़ा ग्रंथि, ये बीड़ा भी उन्हीं की रचना है, ग्रंथि भी है, लेकिन गिरजे का घंटा सबसे पहला रचा हुआ उनका पुस्तक है और 1916 में इसका प्रकाशन हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग कविता का संबंध है, मतलब संबंध किससे है? तो प्रकृति के सौंदर्य से है, बादल राग प्रकृति के सौंदर्य से। ध्रुव स्वामी नाटक का चरित्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक ऐतिहासिक नाटक है और ध्रुव स्वामिनी का रामगुप्त है, विकल्प ए सही है। बाकी विशाख का है और सिंहरण चंद्रगुप्त का है, स्कंदगुप्त के नाटक का है, ठीक है, रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी का है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो आनंद रघुनंदन है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। इसकी रचना 1800 में हुई और इसके लेखक विश्वनाथ सिंह जी हैं जो रीवा नरेश के दरबार में रहते थे। बाकी नील देवी भारतेंदु की रचना है। प्रहलाद चरित लाला श्रीनिवास दास का है। और ठीक है, बता दें आनंद रघुनंदन जो है रामलीला पद्धति पर आधारित है और ब्रजभाषा में इसकी रचना हुई है। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है बताना है। तो भाषा के बारे में आप पूछ रहा है, तो भाषा उनकी क्या है? सदुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है, उन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेक्टर कहा है और भाषा में खारापन उनके है ही। कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, ये भी सही है। साहित्यिक कोमलता नहीं है उनमें, काफ़ी अक्खड़ कवि रहे, भाषा में अक्खड़पन, ये सब सही है तीनों। बाकी सी वाला क्या है? गलत है, कोमलता नहीं है उनके वाणी में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, उसका चयन करना है। रामानुजाचार्य में मिलान करना है। रामानुजाचार्य ने क्या किया? विशिष्ट द्वैतवाद किया, ठीक, रामानुजाचार्य। और निम्बकाचार्य जो हैं ये द्वैतवाद से संबंधित हैं, निम्बकाचार्य। मध्वाचार्य जी, एक सेकंड रुक जाओ, ये निम्बकाचार्य जी द्वैताद्वैत, मध्वाचार्य जी द्वैतवाद और वल्लभाचार्य जी शुद्ध द्वैतवाद, और बचा कौन? अद्वैतवाद के शंकराचार्य जी हैं, ठीक है। एक बार और क्लियर कर दें, रामानुजाचार्य विशिष्ट, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैत, मध्वाचार्य द्वैतवाद, अद्वैतवाद के शंकराचार्य और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद के। तो यही मिलान सही है, ठीक है, विकल्प डी सही है यहाँ पे। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की पंक्ति है?
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है ये, विकल्प सी सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने की एक पंक्ति है, अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ठीक है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं, विकल्प बी सही है। इनकी और रचनाओं की बात करें तो ये दो याद कर लो, सच्ची वीरता, पवित्रता और मजदूरी और प्रेम। ठीक। निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? कृष्ण भक्ति काव्य के कवि नहीं है। सूरदास जी हैं, कृष्णदास जी भी हैं, नंददास जी भी हैं और सुंदरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि रहे, तो विकल्प डी सही है। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना रचने वाले कवि का नाम बताना है। तुलसीदास जी हैं, इनकी दो भाषाओं में इन्होंने रचा, अवधी में भी और ब्रज भाषा में भी। अवधी में रामचरितमानस है, बहुत प्रसिद्ध है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में इन्होंने रचा है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, अभी अभी आया है। चंदायन किस कवि की रचना है? तो मुल्ला दाऊद की रचना है, आया थोड़ी देर पहले चंदायन, अवधी में है। ब्रज भाषा किस भाषा, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? मौलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में इसकी रचना अवधी भाषा में की है। अमिट रेखाएं, रेखाचित्र के चित्रकार कौन है? रेखा चित्रकार कौन है? तो सत्यवती मलिक जी हैं, विकल्प बी सही है। विष्णु प्रभाकर जाने अनजाने लिखा है। और देवेंद्र सत्यार्थी की एक रचना है यादों के काफिले, और शिवपूजन सहाय का एक है वे दिन वे लोग। गेहूं और गुलाब एक बार आ चुका है, रामवृक्ष बेनीपुरी का है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? रीतिबद्ध, बिहारी लाल जी रीति सिद्ध के हैं, घनानंद जी रीत मुक्त के हैं, आलम जी भी रीत मुक्त के हैं, बाकी मतीराम रीतबद्ध के हैं। अगर रीतबद्ध में और कवियों की बात करें तो चिंतामणि हैं, भूषण, जसवंत सिंह, सुखदेव सिंह, तोषनिधि, कुलपति मिश्र, देव। ठीक ना। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद बताना है। विद्याभ्यास, अगर लिंग के स्थान पे कोई दीर्घ मात्रा आ जाए, ठीक है ना, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? दीर्घ अलंकार कह रहे हैं, दीर्घ संधि होती है। तो विद्याधन अभ्यास, देखो कहाँ लिखा है, विकल्प सी सही होगा। ठीक है ना, इसमें दीर्घ संधि है, विकल्प सी सही है। नील कुसुम किसका काव्य संग्रह है? नील कुसुम बता दें यह दिनकर का है। ठीक। अगर इनका और काव्य संग्रह की बात करें तो सीपी और शंख, बापू, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, ये सब हैं। और ये नील कुसुम जो है ये 1955 में रचा गया। ठीक है, प्रकाशन हुआ। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। जगत धननाथ हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गारसा दत्तासी ने लिखा था इस्तवार द लालित्यूर हिंदुस्तानी नाम से। निम्न में से एक कृति जीवनी नहीं है, बताना है। हमारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है, शरद की जीवनी है, जानते हैं। कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है, अमृत राय ने लिखी है। अन्या से अनन्या तक यह एक आत्मकथा है प्रभा खेतान का। और शिखर से सागर तक अज्ञेय जी की जीवनी है, तो विकल्प सी सही है यहाँ पे। कौन रसवादी आलोचक कहे जाते हैं? रसवादी आलोचक डॉक्टर नागेंद्र जी को कहा जाता है। इनकी रचनाओं की बात करें तो रस सिद्धांत, समस्या एवं समाधान, ये एक दो याद कर लो, समस्या एवं समाधान, रस सिद्धांत है, तो विकल्प बी सही है यहाँ पे। वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? वीरगाथा काल का अभी देख लो। वीरगाथा काल किसको कहते हैं? आदिकाल को। और पद्मावत क्या है? पद्मावत रीत काल में रचा गया। कामायनी आधुनिक काल में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचा गया, और पद्मावत जायसी द्वारा रचा गया था। और रामचरितमानस ये रचा गया भक्ति काल में। पृथ्वीराज रासो, पद्मावत की रचना भी 1540 में हुई है ना, तो ये आ गया 1540, बोले तो भक्ति काल में आ जाएगा ना। और पृथ्वीराज रासो आदिकाल में यानी कि वीरगाथा काल में रचा गया था चंद्रबरदाई के द्वारा, तो यही सही होगा। ठीक है ना, प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है वीरगाथा काल का। सिद्ध कवि सराहपा की रचना का नाम बताना है, तो दोहा कोश है इनका रचना सराहपा का, विकल्प सी सही है। बाकी प्रकृत पैंगलम यह लक्ष्मीधर की रचना है, और पौनचर्यु स्वंभू की रचना है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टान लगी गरजने, तब जाग उठे ए शेर बबर, पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलि देवी पर
लहू पुकार उठा था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित होता है? ओज है, ओज मतलब उत्साह, ये उत्साह के लिए है ना, सीधे सीधे दिख रहा है। निम्न में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार यह में अभेद माना है? अलंकार और अलंकार में तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी माने हैं रस मीमांसा में। सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? तो अधिक पदत्व काव्य दोष है, जो बिना मतलब के अधिक काव्य मतलब शब्दों को जोड़ दिया जाता है एक वाक्य में, तो वहाँ पे अधिक पदत्व काव्य दोष होता है। जैसे यहाँ पे सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम, सुंदरतम मतलब ही खुद होता है सबसे सुंदरतम, काफ़ी सुंदर, सुंदरतम मतलब काफ़ी सुंदर। अब यहाँ पे सबसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो अधिक पद है ये, ठीक है। हिंदी में अकविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जगदीश चतुर्वेदी को माना जाता है, विकल्प सी सही है। अगर अकविता के प्रमुख साहित्यकार की बात करें तो श्याम परमार, गंगा प्रसाद, विमल जिनको कहा जाता है, राजकमल, धूमिल, जगुड़ी, मणिका मोहिनी, कैलाश वाजपेयी, राजीव सक्सेना, ठीक है ना। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में हामिद की दादी का क्या नाम है? हामिद की दादी का अमीना नाम होता है, विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति नहीं है? एक है वह जो सुखमय जीवन इन्हीं का है, गुलेरी जी का। बुद्धू का कांटा उसने कहा था, ये प्रसिद्ध कहानी है, उसने कहा था गुलेरी जी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 11 वर्ष का समय उनका है, रामचंद्र शुक्ल जी का है, विकल्प सी सही है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कौन सा कहानी संग्रह नहीं है? यहाँ पे भी बताना है। इंसान के खंडहर मोहन राकेश का है, पहला ही मिल गया, मोहन राकेश का इंसान के खंडहर। बाकी नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र का है, पाजेब भी जैनेन्द्र का है, वातायन भी जैनेन्द्र जी का ही है। बुद्धू का कांटा भी तुरंत ऊपर आया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, उसने कहा था सुखमय जीवन, ये सब है। उसने कहा था का प्रकाशन सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो यह 1907 में, बता दें 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और यह एक कहानी है, ठीक है ना, विकल्प ए सही है। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता बताना है। रंग में भंग तो मैथिली शरण गुप्त का है रंग में भंग। और द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है द्विवेदी युग में? तो काव्यात्मक प्रमुखता नहीं है, बाकी गद्य, वैचारिक और इतिवृत्तात्मक है, काव्यात्मकता नहीं है द्विवेदी युग में। अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत दिया था? दहेज समस्या की ओर, तो ये अग्निगर्भा है, विकल्प सी सही है। और बता दें ये दहेज समस्या पर है। अमृत और विष उपन्यास अमृतलाल नागर का, बिखरे तिनके, नच्चियो बहुत गोपाल, ये भी उपन्यास है अमृतलाल नागर का, विकल्प ए सही है, सी सही है यहाँ पे। जैनेन्द्र कुमार के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है? तो कल्याणी, परख, त्यागपत्र, सुनीता, ये चारों उपन्यास जैनेन्द्र के ही हैं। बाकी त्यागपत्र नाम से ही एक फिल्म बनी थी, फीचर फिल्म, त्यागपत्र नाम से, विकल्प भी सही है। मृणाल किस उपन्यास के स्त्री चरित्र का पात्र है? मृणाल, तो ये त्यागपत्र की पात्र है मृणाल। और सेवा सदन की अगर महिला पात्र की बात करें तो सुमन है। गोदान में धनिया है और उसकी पुत्री होती है सोना, होती है रूपा, होती है। शेखर की जीवनी अज्ञेय जी की रचना है। और शशि, ठीक है, इसकी प्रमुख नारी पात्र है। बाकी गोदान मुंशी प्रेमचंद का, सेवा सदन भी मुंशी प्रेमचंद का है। त्यागपत्र जैनेन्द्र का है, अभी ऊपर आया था। त्यागपत्र जैनेन्द्र का, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद का, गोदान मुंशी प्रेमचंद, शेखर एक जीवनी अज्ञेय का है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? ये नहीं है को मत भूलना, पहले अंडरलाइन कर लेना या गोला कर लेना। तो दादा कामरेड यशपाल का है, अमिता भी यशपाल का है। और पूर्वापर रमेश शाह का है, पूर्वापर। बाकी झूठा सच यशपाल का है, तो विकल्प बी सही है यहाँ पे, विकल्प बी सही है, पूर्वापर रमेश शाह की रचना है। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? टोपी शुक्ला राही मासूम रजा जो हैं आधा गांव के लेखक हैं,
और यही टोपी शुक्ला के भी लेखक हैं। विकल्प बी सही है यहाँ पे। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीर, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो ये कभी याद होगा तो भी आप लगा देंगे ठीक। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ है ये कहीं पता चल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की ये सारे लोग हैं। हम बता दें वैसे भी कबीरदास जी काशी में इनका जन्म होता है, और यहाँ पे जन्म की बात नहीं किया है, ये कहाँ के हैं, किस प्रदेश से ये पूछ रहा है। तो कबीरदास जी का क्षेत्र काशी है, सूरदास जी मथुरा से, और महावीर प्रसाद द्विवेदी रायबरेली, प्रेमचंद वाराणसी, हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद, आज प्रयागराज हो गया है जो। तो विकल्प सी सही है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी, अवधी पूर्वी हिंदी, पहाड़ी जो है उत्तराखंड में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में नहीं। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? हिंदी को तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, विकल्प सी सही है। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली है? फिर वही क्वेश्चन, मेवाती। मेवाती राजस्थानी हिंदी की भाषा है। बाकी कन्नौजी पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे गोरखपुर में हो गया। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, मेवाती राजस्थानी हिंदी का बोली है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। कई बार आ चुका है, अभी कल ही था हिंदी दिवस। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौरसेनी है, विकल्प बी सही है। पूर्वी हिंदी अर्धमगधी से विकसित हुई है पूर्वी हिंदी, और मगधी से बिहारी, उड़िया, बंगाली, असमिया का विकास हुआ है। बाकी ब्राचड़ से पंजाबी हिंदी। ठीक। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वतंत्री में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो विकल्प सी सही है, काकल्य। बाकी मूर्धन्य ट ठ ड ढ आड़ा वाला है, और जो ये वर्त से है वो उसको र की ध्वनि है। बाकी कंठ क ख ग घ अंगा वाला लाइन। ल और स का उच्चारण स्थान क्या होगा? ल और स का उच्चारण स्थान स होगा। छोटे स को क्या बोलते हैं? दंत स बोलते हैं, तो दंत होगा यहाँ पे, विकल्प बी सही है। बाकी कंठ को क ख ग घ वाली लाइन, ओष्ठ को प फ ब भ, तालव्य को च छ ज झ। स्वरों का उच्चारण होता है बिना किसी वर्ण की सहायता से, बिना किसी वर्ण की सहायता से स्वरों का उच्चारण होता है, और व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है अगर पूछे तो। धूरी भरे अतिशोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाल फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीर कछौटी। इसमें वात्सल्य रस है, देखने से ही पता चल जा रहा है वात्सल्य रस। कृष्ण के बचपन का वर्णन हो रहा है यहाँ पे। रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता? भक्ति रस का आलंबन पुत्र नहीं हो सकता। पुत्र की भक्ति करेंगे आप, गुरुजन, देवता, ईश्वर, ये सब है। हाहाकार हुआ क्रंदमय, कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें भयानक रस है, विकल्प बी सही है यहाँ पर। बन बितान रवि शशि दिया, फल भक सलील प्रवाह, अवनी सेज पंख पवन, अबन कछु परवाह। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो शांत रस है, अलंकार सॉरी कह रहे हैं। शांत रस, इसमें कोई परवाह नहीं किसको होता है, जो शांति से आराम से बैठा रहता है। किस रस में प्रायः किसी असाधारण या अस्वाभाविक बात का वर्णन होता है? असाधारण या अस्वाभाविक, तो अद्भुत या भयानक इसमें होना चाहिए। अद्भुत या भयानक, अद्भुत में होना चाहिए, अद्भुत में। ठीक है, असाधारण बात होता है अद्भुत में। एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। एक और अजगर सांप होता है, एक और बाघ होता है, और एक और पहेली होता है। ठीक है, तीनों के निशाने पर जब एक पक्षी रहता है तो उसी का वर्णन हो रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पे भयानक अलंकार होगा, विकल्प बी सही है, भयानक अलंकार, भयानक रस सॉरी। निम्न में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? शब्द अलंकार की बात करें, से श्लेष, यमक, अनुप्रास, वक्रोक्ति है, अतिशयोक्ति नहीं है, यह अर्थालंकार का उदाहरण है। बिनु पद चलई, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। ये बिना कारण के जब कार्य होता है तो वहाँ पे
विभावना अलंकार होता है, विकल्प डी सही है। गोरे मुख पर श्याम तिल लागत अति अभिराम, मनहु चंद बिछाई के पढ़े सलग राम। मनहु जब आया मनहु जनहु मनु मानो जनु जानो, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, विकल्प ए सही है। किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यति 12 मात्राओं पर होता है? तो हरिगीतिका का है 16 या 12 पे यति होता है, या फिर 14 पर यति होता है। वहाँ पे हरिगीतिका छंद होता है और यह एक सममात्रिक छंद है, विकल्प ए सही है यहाँ पे। सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो विषम चरणों में 11, सम चरणों में 13 मात्राएं। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? रवनु रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भासन देहा, बंदी चरण कह सहित सन्नेहा। इसमें चौपाई है, विकल्प ए सही है, क्योंकि सभी चरण में 16 मात्राएं हैं। ठीक है ना। जहाँ पे लघु आएगा वहाँ पे 1 मात्रा, जहाँ पे गुरु आएगा वहाँ पे 2 मात्रा होता है। पोअन किस स्वर संधि का उदाहरण है? पोवन मतलब पवन, इसका संधि करेंगे तो पवन होगा, और यह आया आदि संधि का उदाहरण है। लिंग के स्थान पे 1 टोपी मतलब गुड़, 2 टोपी मतलब वृद्धि, और यण य व के आगे जब कोई आधा अक्षर होगा तो वहाँ पर यण होगा। ठीक है ना, लिंग के स्थान पे। विपत जाल, विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे व्यंजन संधि है, सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है ना, विपत जाल में व्यंजन संधि, विकल्प बी सही है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महेंद्र में देखो लिंग के स्थान पे 1 टोपी, तो महेंद्र में क्या होगा? महाधन इंद्र। देखो कौन सा सही है? महाधन इंद्र, विकल्प ए सही होगा। ठीक है, गुण संधि है यहाँ पे, गुण स्वर संधि। राज दरबार में कौन सा समास है? राजा का दरबार, कारक आ गया, तत्पुरुष समास। यथा संभव में कौन सा समास है? यथा और संभव, तो संभव के आगे क्या लगा? उपसर्ग लगा, अव्यय लगा, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चिराग तले अंधेरा, निकट के दोष को न देख पाना, विकल्प डी सही है। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, लोकोक्ति का उपयुक्त क्या है? एक जगह से निकल कर दूसरे जगह जा फंसना, यानी कि एक नई मुसीबत में पड़ना, विकल्प बी। किनारे लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? पार हो जाना, अपना कार्य सिद्ध कर लेना, ये सब होगा। देख लो कौन सा सही होगा, तो किसी कार्य को समाप्त करना, विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी कि तत्सम होगा? धरती का पृथ्वी होता है तत्सम, नेवला का नकुल होता है तत्सम, और नाच का तत्सम नृत्य है दीपावली खुद एक तत्सम है, विकल्प बी सही है। यहाँ पे दीपावली क्या है? एक तत्सम है। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य ही संस्कृत के अशुद्ध टूटे फूटे स्वरूप को क्या कहा जाता है? मतलब एक संस्कृत है, एक तद्भव है, तो संस्कृत से जब विकास होते हुए हिंदी तक आया, तद्भव तक आया, तो ये बीच में जो क्षेत्र था यहाँ पर उसको क्या कहा जाता था? उन शब्दों को जो टूटा फूटा था अशुद्ध वर्तनी का, तो अर्ध तत्सम कहा जाता था, विकल्प डी सही है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द बताना है, तो माँ, मछली, केला, अमूल्य। माँ का तत्सम मातृ होगा, और मछली का मत्स्य होगा, केला का कदली होगा, अमूल्य खुद तत्सम है, विकल्प डी सही है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन है? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं समझाना, बुलवाना, बैठाना। प्रेरणार्थक क्रिया होगा बुलवाना। ठीक है, बुलवाना, विकल्प बी सही है। मध्यम पुरुष का उदाहरण बताना है। मध्यम पुरुष का मैं, तुम, वह, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और यह अन्य पुरुष, तो विकल्प बी सही है। यहाँ पे तुम मध्यम पुरुष का उदाहरण है। निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द बताना है, तो पक्षी एक पुल्लिंग शब्द है। किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? तो नेतागण, देवीगण होता है, नहीं होता है। भक्तगण होता है, शिक्षकगण होता है, देवीगण नहीं होता है, विकल्प यहाँ पे बी सही है। उपकार को न मानने वाला कृतध्वन होता है, पहले ही बता चुके हैं। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, न मानने वाला कृतध्वन होता है। न मान रहा है यानी कि वो अपने बाप का संपत्ति समझ रहा है, तो कृतध्वन, धन मतलब आगे यहाँ पे देख लो। तो अगर जो अपना धन समझ रहा है तो उपकार को नहीं मानता है। कृतज्ञ वो है जो उपकार को मानता है। निष्कपट शब्द में उपसर्ग क्या है? निश्च होगा, विकल्प सी सही है। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है,
रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। आर्द्रता का विलोम क्या होगा? शुष्कता होगा। विकल्प सी सही है। जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन होगा? जड़ का चेतन होता है। विकल्प डी सही है। शशक का पर्यायवाची क्या होगा? शशक खरगोश का पर्यायवाची है। ठीक है, अगर और पर्यायवाची की बात करें तो खरहा होता है, शशा भी होता है। निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही अर्थभेद को छांटना है। सही अर्थभेद कौन सा है? तो जगत जननी, मतलब जगत जननी, जगत की जो माता है, जननी है, जगदम्बा उसको कह सकते हैं। और यहीं से क्लियर हो जाएगा, जगत जननी जगदम्बा हो गया। और जगत जयी, जगत जयी विश्व विजेता हो गया। जगत मतलब विश्व और जयी मतलब विजय करने वाला। भवति गमिष्यति का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? आप जाएंगी। विकल्प सी सही है। क्या मैं पढ़ूं, क्या मैं पढ़ूं का संस्कृत में अनुवाद करना है। किम अहम पठामि। विकल्प डी सही है। निम्न में से कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है बताना है। मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहार, ये दोनों कालिदासी की रचना है। विकल्प डी सही है। बाकी प्रियदर्शिका जो है हर्षवर्धन की रचना है। मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्षे इच्छा अस्ति में सप्तमी का आधार क्या होगा? वैषयिक होगा। विकल्प सी सही है। कामी स्वताम पश्यति सूक्ति है, यह दुष्यंत की सूक्ति है और यह अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। नैषधीचरतम श्रीहर्ष की रचना है। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। अस्मि इति में संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी, अस्मिति होगा। ठीक है, संधि इसका। भ्वादिगणस्य धातु नहीं है, कौन सा धातु नहीं है? भू है, वद है, गम है। लिख तुदादिगढ़ का होता है। अव्यय भाव समास का उदाहरण नहीं है जिसमें अव्यय नहीं लगा होगा। उपनगरम में है, यथाशक्ति में है, निर्मच्छिकम में है, चित्रगु यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ये रहे हमारे 125 प्रश्न। ठीक है, और ये समाप्त हो गया। यदि कोई कमी हो तो आप सुधार के लिए बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।